अब आज हम लोगों की बात दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होगी। पहली टॉपिक है द पावर्स ऑफ द स्टेट। आप सभी जानते हो कि सेंटर और स्टेट इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर्स किसको दी गई है? सेंटर को पावर दी गई है। तो यही एक पॉइंट पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि द शेयरिंग ऑफ पावर इन सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य, इन दोनों को जब शक्तियां दी जा रही थी, इन दोनों को जब पावर्स दिए जा रहे थे, तो अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ कहते हैं कि स्टेट को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहिए, जैसा कि कांग्रेस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि जब हम आजाद होंगे तो प्रोविंसेस को ज्यादा शक्तियां, ज्यादा पावर्स हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, जो कि हमने ऊपर के क्लासेस में, ऊपर के स्लाइड्स में देखा था, कि परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रखी थी और पाकिस्तान भी अलग हो रहा था। इसके साथ में राइट्स, दंगे छिड़े हुए थे धर्म के नाम पे। और ऐसे सिचुएशन में यदि राज्य को ज्यादा शक्तियां दी जाती, तो ये जो यूनाइटेड यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला जो यूनाइटेड इंडिया है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। सारे प्रोविंसेस कहते कि हमें सेपरेट चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सबने ये डिसाइड किया कि सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहिए, और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कदम उठाया। जवाहरलाल नेहरू ने स्ट्रेस दिया, इस बात पे जोर दिया कि इट वुड बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी। यानी यदि केंद्र को कमजोर बनाया गया, केंद्र को शक्तियां नहीं दी गई, तो ये हमारे हित के खिलाफ हो जाएगा, ये देश के हित के खिलाफ हो जाएगा। केंद्र को शक्तियां ज्यादा देनी होगी। ऐसा कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, उन्होंने कैसा फ्रेमवर्क बनाया था पावर शेयरिंग को लेकर के, इसको जरा देख लीजिए, जो कि आज तक इफेक्ट में है, आज तक यूज होता है। कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी ड्राफ्टिंग अभी हुई है, वो संविधान बनके अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। 3 विषय अलग अलग बनाए गए। पहला विषय था यूनियन लिस्ट का, दूसरा था स्टेट लिस्ट का, और तीसरा था कंकरेंट लिस्ट का। जो पहली लिस्ट थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसको रिजर्व किया गया। उसमें ऐसे विषय दिए गए जो पूरे नेशन के इंटरेस्ट के लिए हो, पूरे राष्ट्र के हित की जो भी विषय थी, उसको फर्स्ट लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट में पुट कर दिया गया। सेकेंड लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स वैसे थे जिसमें पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और तीसरी और कंकरेंट लिस्ट जो थी, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना था। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में भी ज्यादा शक्तियां किसको दी गई? सेंटर को दी गई। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि सेंटर को पावरफुल बनाना था। सेंटर यदि कमजोर होता तो देश की यूनिटी को इंश्योर कोई नहीं कर सकता था। दैट्स वाई मेनी आइटम्स वेर प्लेस्ड अंडर यूनियन कंट्रोल एंड मेनी वेर प्लेस्ड ऑन कंकरेंट लिस्ट देन डिजायर्ड बाय द प्रोविंसेस। प्रांतों को, जो उस समय, अभी के समय में जिसको हम राज्य कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं, वो सभी राज्य पहले प्रोविंसेस थी, प्रांत थी। प्रांतों को ऐसा लगता था कि चूंकि कांग्रेस ने पहले ही ये डिक्लेयर किया हुआ है कि प्रोविंसेस को ज्यादा पावर देंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि सेंटर को ज्यादा पावर देना है, तो वैसे में सेंटर को पावर ज्यादा रहेगा, नो डाउट। लेकिन कंकरेंट लिस्ट जो तीसरी लिस्ट है, जिसमें दोनों की साझा शक्तियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर रूल्स बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर रूल्स बना सकती है। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट होगा, सेंटर का जो डिसीजन होगा वही माना जाएगा, वही मान्य होगा। तो प्रोविंसेस को ऐसा लगता था कि कंकरेंट लिस्ट में कुछ ही सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा सब्जेक्ट किस लिस्ट में दे दिए गए? कंकरेंट लिस्ट में। यानी यूनियन के लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स थे,
और स्टेट को लगता था कि कंकरेंट लिस्ट में कम सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन कंकरेंट लिस्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया। एंड यूनियन हैड कंट्रोल ऑफ मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज। जो भी मिनरल्स हैं, जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज वाला जो जो कुछ भी है, वो सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में दे दिया गया। उस समय की जो इंपॉर्टेंट की इंडस्ट्रीज थी, उन सबको भी सेंट्रल लिस्ट में डाल दिया गया, यानी यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया। as well as Article 365 gave center the powers to take over a state administration on the recommendation of governor। वन लाइनर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया। आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 एक बनाया गया था जिसके तहत गवर्नर यदि सिफारिश करते हैं, गवर्नर यदि रिकमेंड करते हैं कि इस सब्जेक्ट को सेंटर को दे देना चाहिए, तो वैसे में स्टेट से सेंटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छीन सकती। इट मीन्स सेंटर वॉज मेड मोर पावरफुल than the states, than the provinces. And constitution, it mandated for a complex system of fiscal federalism। यही लाइन आपसे एज इट इज लिख देगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेटेड फॉर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल का मतलब होता है इकोनॉमिक से संबंधी, यानी वित्तीय संबंधी, वित्त से, मनी से, उससे संबंधित जो फेडरल व्यवस्था की, जो शेयरिंग ऑफ टैक्सेस की, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, काफी ज्यादा जटिल थी। कैसे? तो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, यही सवाल आता है। तो कैसे किया? तो सम ऑफ द टैक्सेस, फॉर इंस्टेंस कस्टम ड्यूटीज एंड कंपनी टैक्सेस, द सेंटर रिटेन्ड ऑल द प्रोसीड्स। यानी कुछ ऐसी करें थी, कुछ ऐसी टैक्सेस थी, जैसे कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है सीमा शुल्क, यानी कंट्री के बाउंड्रीज पर लगने वाली जो टैक्स है, अलोंग विद दैट जो भी कंपनी होंगी उनसे जो टैक्स लिया जाएगा, वो सारे टैक्स सेंटर रखेगा। दूसरा कि इन अदर केसेस सच एज इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज, इट शेयर्ड देम विद द स्टेट्स। एक्साइज ड्यूटी या इनकम टैक्स के ऊपर सेंटर और स्टेट, इन दोनों के बीच में टैक्स शेयर होगा। देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कुछ ऐसे टैक्सेस थे जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा हक था, और कुछ टैक्सेस को स्टेट के साथ शेयर किया जा रहा था। एंड इन सम अदर केसेस, फॉर इंस्टेंस स्टेट ड्यूटीज, इट असाइन्ड देम होली टू द स्टेट्स। यानी कि स्टेट ड्यूटी, राज्य स्तरीय जो भी टैक्स होगा, वो सब के सब टैक्स स्टेट रखेगी। यानी फिस्कल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल लेयर्स पे गवर्नेंस होगी। इफ देयर आर टू और मोर लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, इफ देयर आर टू और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, देन दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। और फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है कि मल्टीपल लेवल पे जब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बंटवारा होगा, तो वही फिस्कल फेडरलिज्म है। कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस सेंटर रख लेता है, कुछ टैक्सेस को स्टेट के साथ शेयर की जाती है, और कुछ टैक्सेस जो राज्य स्तर पे थे, उन सभी टैक्सेस को कंप्लीटली स्टेट को दे दिया जाता है। एंड स्टेट्स दे कुड लिवाई एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस ऑन देयर ओन। कुछ टैक्सेस राज्य अपने स्तर से कलेक्ट कर सकती थी। इट इंक्लूडेड लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेल्स टैक्स, ये भी किसके पास आएगी? स्टेट के पास आएगी। एंड द ह्यूजली प्रॉफिटेबल टैक्स ऑन बोटल्ड लिकर, यानी शराब के ऊपर जो टैक्स, जो बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता था, वो भी राज्य की जिम्मेदारी में दे दी गई। तो यदि सवाल आता है कि हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड फॉर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि 3 लिस्ट बनाए गए। मेजर सब्जेक्ट्स जो भी थे उनको यूनियन लिस्ट में दिया गया, ज्यादातर सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में भी दिया गया, स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट्स को रखे गए। तो अब जरा देखिए कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो फाइनल नहीं हुआ है। उस संविधान ने यूनियन गवर्नमेंट को सबसे सुपर बना दिया। प्रोविंसेस के साथ पावर तो शेयर हुए, लेकिन उतने नहीं हुए जितने प्रोविंसेस को उम्मीद थे। तो अब इसके ऊपर डिस्कशंस
और डिबेट चलने वाला है। अब डिबेट में पहला पॉइंट आता है, द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। यदि पावर का कंसंट्रेशन इतना अधिक हो जाएगा तो सेंटर क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो इसमें दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे के संथानाम ऑन पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। जैसे ही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया, उसके बाद उसके ऊपर सवाल उठाने शुरू हुए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है के संथानाम का। उन्होंने क्या कहा है ये देखेंगे, और इसके बाद देखेंगे अ प्ली फॉर स्ट्रॉन्गर सेंटर। उसके बाद जब उसको काउंटर किया गया तो बताया गया कि सेंटर को स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को पावरफुल बनाना सबसे ज्यादा अटमोस्ट प्रायोरिटी का होना चाहिए। उसके लिए क्या आर्गुमेंट्स दिए गए, क्या दलील दी गई, ये दो पॉइंट्स हम इस 4.1 टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं संथानाम ने सेंटर और स्टेट के बीच पावर के डिवीजन को कैसे देखा और कैसे उसमें अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस को रखा। राइट्स ऑफ स्टेट्स वर डिफेंडेड बाय के संथानाम। राज्यों के जितने भी अधिकार थे उसको कौन डिफेंड कर रहे थे, के संथानाम। वो कहते हैं कि री एलोकेशन ऑफ पावर्स इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन स्टेट एंड सेंटर। उनको ऐसा लगता था कि ये जो एलोकेशन है पावर्स का, ये जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो वितरण है, ये फिर से होना चाहिए। इसलिए क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों को यदि एक साथ लेकर के चलना है तो ये जो आप यूनियन गवर्नमेंट को सारे पावर्स दिए जा रहे हो, इसको बदलना पड़ेगा। ही फेल्ट दैट इफ द सेंटर इज ओवरबर्डेन्ड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इट कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। बात भी सही थी। ये सारा कुछ कब का डिबेट है, हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ है, ये उस समय का डिबेट है। और लाजमी है ये सारे क्वेश्चंस पूछना कि यदि सारे पावर्स को आप सेंटर को ही दे देंगे तो सेंटर क्या क्या काम करेगा। तो के संथानाम कहते हैं कि यदि उनको दायित्व अधिक दे दिए गए, यदि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिक दे दिए गए सेंटर को, तो ऐसे सिचुएशन में सही तरीके से सेंटर काम ही नहीं कर पाएगा। तो बाय रिलीविंग इट सम ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ट्रांसफरिंग देम टू द स्टेट्स द सेंटर कुड बी मेड मोर स्ट्रॉन्गर। इनका मानना था कि यदि सेंटर को पावरफुल बनाना है, सेंटर को जो ओवरबर्डेन्ड कर दिया गया है पावर्स दे करके, उनसे पावर को आप लीजिए और उस पावर को स्टेट्स को दे दीजिए। स्टेट्स उन सभी इश्यूज को रिजॉल्व करेगी और सेंटर स्ट्रांग बनेगा। एंड संथानाम फेल्ट दैट द प्रोपोज्ड एलोकेशन ऑफ पावर्स वुड क्रिपल द स्टेट्स। यूनियन ही कमजोर नहीं होगा, इससे स्टेट्स भी अपंग बन जाएंगे, डिसेबल्ड हो जाएंगे। हर चीज के लिए स्टेट को जाना पड़ेगा सेंटर के पास कि हमें फलाना पावर दे दीजिए, हमको इसके लिए पैसा दे दीजिए। स्टेट में हमको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाना है तो उसके लिए पैसे की कमी होगी, क्योंकि उनके साथ उतना डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस का नहीं हुआ है। वो क्या करेंगी, बार बार सेंटर के पास जाएंगी पैसे के लिए। तो इससे क्या होगा, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं, वह एक तरीके से डिसेबल्ड हो जाएंगे। एंड द फिस्कल प्रोविजंस वुड इम्पोवरिश द प्रोविंसेस। और जो फिस्कल प्रोविजंस आपने किया है, जिस तरीके से आपने टैक्सेस का बंटवारा किया है, वह राज्य को और ज्यादा गरीब और ज्यादा खराब खत्म कर देगी। अंडर दिस सिस्टम यानी कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिवीजन दिया गया है, पावर्स को जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फिस्कल प्रोविजंस जो दिए गए हैं, उस सिस्टम में स्टेट हैज टू कम टू द सेंटर फॉर फाइनेंसेस टू अंडरटेक एनी प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के लिए कोई भी परियोजना अगर खोलनी होगी स्टेट को, कोई भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा, तो उसके लिए स्टेट को बार बार दौड़ना पड़ेगा केंद्र के पास ताकि उनको पैसा मिल सके। एंड इन अ फ्यू इयर्स ही सेड ऑल द प्रोविंसेस वुड राइज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द सेंटर। वाजिब सी बात थी, बार बार स्टेट सेंटर के पास जाती, सेंटर कुछ स्टेट्स को फंड दे देता, कुछ स्टेट्स को नहीं देता, तो ऐसे सिचुएशन में प्रोविंसेस क्या करेंगी,
दे विल राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट यू, अगेंस्ट द सेंटर, यानी केंद्र के खिलाफ वो खड़े हो जाते। दैट्स वाई अ मेंबर फ्रॉम उड़ीसा ही वार्नड दैट द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक सिंस पावर्स हैड बीन एक्सेसिवली सेंट्रलाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उड़ीसा के एक मेंबर थे, सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने ये वार्निंग दे दी कि भाई यदि सेंटर को इतना पावर दे दिया गया, उसके सारे पावर, सारे ड्यूटीज, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते सेंटर ही बिखर जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि सेंटर से पावर्स को लेकर के किनको दिया जाए, स्टेट्स को दिया जाए। आप देख रहे हो कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर पावर्स यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है। तो बहुत सारे मेंबर यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया जाए इसके पक्ष में खड़े हैं, जिसमें उस समय की अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी खड़े हैं। वो भी चाहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दी जाए। वहीं बहुत सारे मेंबर्स इस बात से वरीड हैं, चिंतित हैं कि सेंटर को यदि पावर दिया गया, स्टेट्स के पास पावर नहीं रही, तो स्टेट्स अपंग बन जाएगी, डिसेबल्ड हो जाएगी, बार बार उनको सेंटर के पास दौड़ना पड़ेगा और स्टेट रिवॉल्ट में खड़ी हो सकती है। और इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है के संथा नाम का। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब देखते हैं अ प्ली फॉर स्ट्रॉन्गर सेंटर। चूंकि ड्राफ्ट संविधान, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया है कि सेंटर शुड बी स्ट्रॉन्गर, प्रोविजंस भी ऐसे बनाए गए हैं कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाती थी। तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर ग्रेटर पावर टू द प्रोविंसेस प्रोवोक्ड अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में इसकी घोर प्रतिक्रिया शुरू हो गई कि भाई स्टेट को पावर दिया जा रहा है, स्टेट पावर डिमांड कर रहे हैं, क्यों ऐसा? और बहुत सारे मेंबर कहते हैं कि सेंटर शुड बी स्ट्रॉन्ग टू स्टॉप कम्युनल राइट्स। वो कहते हैं कि अभी जो दंगे हो रहे हैं, ये जो डिवीजन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, इसके कारण जो दंगे हो रहे हैं, ये दंगे कौन सुलझाएगा? यदि सेंटर को पावरफुल नहीं बनाया गया तो ऐसे राइट्स बार बार होते रहेंगे। दैट्स वाई सेंटर शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ कम्युनल राइट्स। यानी धर्म के आधार पे की गई ये दंगे, ये तभी रुक पाएंगे जब सेंटर को पावरफुल बनाया जाए। गोपाला स्वामी अयंगर, he declared that the center should be made as strong as possible। अयंगर साहब, गोपाला स्वामी अयंगर, नाम याद रखना है। जैसे अभी जस्ट के संथा नाम किसके पक्ष में थे? स्टेट को ज्यादा पावर दिए जाने के पक्ष में। वहीं गोपाला स्वामी अयंगर कहते हैं कि सेंटर को जितना हो सकता है उतना मजबूत बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? उसका रीजन वो देते हैं। He said that only a strong center could plan for the well-being of the country। यदि देश का भला चाहिए तो केंद्र को मजबूत होना होगा। यानी कंट्री के वेलबींग के लिए यह जरूरी है दैट सेंटर शुड बी मेड स्ट्रॉन्गर। दूसरा उन्होंने रीजन दिया टू मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास आर्थिक संसाधन है उनको इकट्ठा करने का काम किसका है? सेंटर का है। यदि उसको पावर नहीं दिया जाएगा तो ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज ये इधर उधर बर्बाद ही होंगे। तो उनको मोबिलाइज करने का काम सेंटर कर सकती है, और ये तभी पॉसिबल है जब सेंटर को पावरफुल बनाया जाए। इट कुड एस्टैब्लिश अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सही तरीके का शासन भी चाहिए तो सेंटर को स्ट्रांग बनाना पड़े। एंड इट कुड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। कभी भी विदेशी आक्रमण होता है, केंद्र सरकार के पास यदि फंड नहीं हो तो क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी कि भाई मुझे पैसे दे दो ताकि मैं आपके देश को बचा सकूं? नहीं। यदि फॉरेन इन्वेशन होता है, विदेशी आक्रमण होता है, तो ऐसे सिचुएशन में रोकने का काम सेंटर का है, और सेंटर को जितना पावरफुल बनाएंगे वह उतने ही अच्छे तरीके से देश को फॉरेन इन्वेशन से बचा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सेंटर शुड बी मेड स्ट्रॉन्गर,
ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर बनाया, लेकिन उसके ऊपर जब डेलिब्रेशन शुरू हुई, जब उसके ऊपर विचार विमर्श और डिबेट शुरू हुआ, तो के संथानाम ने सेंटर के पावर्स को कम करके स्टेट्स के पावर को बढ़ाने का एक रिकमेंडेशन दिया, एक सुझाव दिया, एक सिफारिश की। तो उसके ऊपर सेंटर को स्ट्रांग बनाने के लिए गोपाला स्वामी अयंगर ने कहा कि सेंटर को जितना हो सकता है उतना पावरफुल बनाइए। अब बात करते हैं 4.2 की। व्हाट वी वांट टुडे इज अ स्ट्रांग गवर्नमेंट। सीधे सीधे बात समाप्त करने वाली है कि भाई यदि आपको अभी का क्या नीड है, क्या आपको राज्य को पावर दे देना है ताकि राज्य केंद्र से बगावत कर ले, केंद्र से अलग हट जाए। अभी जस्ट आपने देखा कि रिलीजन के बेसिस पे भारत है ये टूटा है, डिवाइड हुआ है। तो अब इसमें हम एक ही पॉइंट देखेंगे, बायसेस टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी संविधान पूरी तरीके से झुका हुआ दिखा किसकी तरफ, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ। कैसे, तो देखिए, बिफोर पार्टीशन कांग्रेस एग्रीड टू गिव ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। पार्टीशन से पहले, यानी देश जब दो भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान बना, तो उससे पहले कांग्रेस ने इस बात की सहमति व्यक्त की थी कि हम प्रोविंसेस, हम प्रांतों को ऑटोनॉमी देंगे, स्वायत्तता देंगे, ज्यादा पावर्स देंगे, फ्रीडम देंगे। एंड दिस हैड बीन पार्ट ऑफ एन एफर्ट to assure the Muslim League that within the provinces where the Muslim League came to power, the center would not interfere. परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, इसकी वजह से कांग्रेस ने कहा था। पार्टीशन अभी तक हुआ नहीं था, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि हमको मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पाकिस्तान बनाना है। तो ऐसे सिचुएशन में कांग्रेस ने उनको समझाने के लिए यह कह दिया था कि जहां कहीं भी मुस्लिम लीग की सरकार होगी, सेंटर वहां पे कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। मुस्लिम लीग को एश्योरेंस देने के लिए कि भाई आप अलग पाकिस्तान नहीं बनाइए, ये बात समझाने के लिए कांग्रेस ने इस बात को एग्री किया था कि सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगी प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, ज्यादा पावर्स दिए जाएंगे, ताकि मुस्लिम लीग इस बात को मान सके। लेकिन अब तो पार्टीशन हो चुका है, तो आफ्टर पार्टीशन मोस्ट नेशनलिस्ट चेंज देयर माइंड। कांग्रेस के वो नेतागण जिन्होंने कहा था कि ऑटोनॉमी हम स्टेट्स को देंगे, उन्होंने अपने दिमाग को बदला। उन्होंने कहा कि अब अगर स्टेट को ज्यादा पावर दे दिया गया तो अब परेशानियां बढ़ेंगी, सेंटर शुड बी मेड स्ट्रॉन्गर। And there was already unitary system in the place imposed by the colonial government. अब सबको पता है यूनिटरी सिस्टम क्या होती है। यूनिटरी सिस्टम में एक सरकार यानी केंद्र की सरकार रहेगी और पावर का जो डिवीजन होगा वो ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा क्या, यदि होता भी है तो जो उसके यूनिट्स हैं, जो उसके लोअर यूनिट्स हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होंगे, उनके सुपरविजन में होंगे। और जो लोअर यूनिट्स हैं उनको कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए यूनियन के पास जाना पड़ेगा। दिस इज यूनिटरी सिस्टम। तो जिस समय ये संविधान बन रहा था उस वक्त पहले से ही यूनिटरी सिस्टम थी। द वायलेंस ऑफ द टाइम्स गेव पुश टू सेंट्रलाइजेशन। लेकिन उस समय जो हिंसा हुई, उस समय जो राइट्स, दंगे हुए, उसने सेंट्रलाइजेशन को और ज्यादा बल दिया। फिर से केंद्रीकरण करने के लिए लोगों के मन में बातें आने लगी कि भाई सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाना है। एंड दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन शोड अ डिस्टिंक्ट बायस टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ओवर दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। इसलिए चूंकि परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेज ऐसी थी जिसने मजबूर किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कि सेंटर को क्या बनाना है, पावरफुल बनाना है। इसी वजह से हमारा संविधान सेंटर की तरफ झुका हुआ है, सेंटर को ज्यादा पावर्स दे रहा है।
सेंटर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दे रही है और स्टेट्स को थोड़ा कम ऑटोनॉमी और थोड़ी कम फ्रीडम दी जा रही है। अब हम लोग देखेंगे द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भाषा क्या हो। भाषा को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी हुई है भारत में। अब इसके ऊपर सवाल उठता है कि कौन सी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, और इसके लिए जो डिबेट और डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई उसी को इस टॉपिक में दिया गया है। इस पूरे चैप्टर में आप देख रहे हो कि अभी के समय में संविधान में जो भी प्रोविजंस हैं वो कंसेंसस के द्वारा लाया गया, यानी जब सारे लोग सहमत हुए तभी उस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो उस कंसेंसस तक पहुंचने के लिए, उस सहमति तक पहुंचने के लिए जो डिबेट और डेलिब्रेशंस चलती थी वही इस चैप्टर में दी गई। तो इसमें हम एक ही पॉइंट पढ़ेंगे, इशूज इन चूजिंग द लैंग्वेज। प्रॉब्लम क्या था? तो बाय 1930s कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड दैट हिंदुस्तानी शुड बी आवर नेशनल लैंग्वेज। 1930 के दशक में कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट कर ली थी कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। अब ये हिंदुस्तानी भाषा आप सब जानते हो, अभी कोई हिंदुस्तानी नाम की भाषा है नहीं। तो आखिर ये हिंदुस्तानी भाषा के साथ हुआ क्या? तो देखिए कैसे स्थितियां बदली और एक भाषा अपना स्वरूप बदल के कैसे हिंदी बन जाती है, वो समझिए। महात्मा गांधी फेल्ट दैट एवरीवन शुड स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड। महात्मा गांधी शुरुआत से ही भाषा को लेकर के काफी ज्यादा सोचते थे, क्योंकि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी नेशनलिस्ट मैसेज को मदर टंग में प्रोवाइड करना, इस पे ज्यादा फोर्स करते थे, ज्यादा जोर देते थे। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि लैंग्वेज देश का ऐसा होना चाहिए जो सारे लोग आसानी से समझ सकें। एंड सिंस हिंदुस्तानी वाज अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ पॉपुलर लैंग्वेज। अब हिंदुस्तानी भाषा जो थी वह कैसी भाषा थी? तो हिंदी और उर्दू के उसमें शब्द सम्मिलित थे। इट कंटेन्ड वर्ड्स ऑफ हिंदी एज वेल एज उर्दू एंड इट वाज अ कंपोजिट लैंग्वेज इनरिच्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। तो भाषाएं जब भी होंगी तो आपस में कुछ न कुछ वर्ड्स कॉमन हो जाती हैं, और हिंदी और उर्दू के अलावे बहुत सारी ऐसी बोलियां और भाषाएं थीं जिसके इंटरेक्शन में आने की वजह से हिंदुस्तानी भाषा काफी ज्यादा प्रचलित भाषा थी। एक कंपोजिट लैंग्वेज बन गई, एक ऐसी भाषा जिसको हर कोई समझ सकता है, क्योंकि वो सारी भाषाओं का एक मिक्सचर था। एंड ओवर द इयर्स it had incorporated words and terms from very many different sources and was therefore understood by peoples from various regions। चूंकि कई वर्षों से हिंदुस्तानी भाषा डेवलप हो रही थी, विकसित हो रही थी, तो ऐसे में बहुत सारे नए नए शब्द और नए नए टर्म्स, अर्थ उसमें इंक्लूड होते चले गए। ये भाषाएं उसमें आ गई जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में लोग उस भाषा को समझते भी थे और बोलते भी थे। एंड महात्मा गांधी थॉट दैट दिस मल्टीकल्चरल लैंग्वेज वुड बी आइडियल लैंग्वेज एंड इट कुड यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड पीपुल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। चूंकि हिंदुस्तानी भाषा अलग अलग भाषाओं को मिलाकर के बनी थी, यह एक कंपोजिट लैंग्वेज थी, दैट्स वाई महात्मा गांधी को लगा कि हिंदू और मुसलमान को यदि एक कर सकता है तो वो भाषा है। और हिंदुस्तानी भाषा, चूंकि उर्दू और हिंदी दोनों है इसमें, तो ये भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए, ऐसा उनका सुझाव था। एज वेल एज नॉर्थ और साउथ दोनों जगह की भाषाओं, चूंकि ये भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी थी, कई कल्चर्स के मिश्रण से, मिक्सचर से बनी थी, दैट्स वाई इनका मानना था कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंसेस है, उसको हिंदुस्तानी भाषा दूर कर सकती है। बट फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज वॉज ग्रेजुअली चेंजिंग। 19वीं शताब्दी जब खत्म हुई
19वीं शताब्दी का अर्थ है 1801 से लेकर के 1900 ईस्वी, यानी 1901 के बाद हिंदुस्तानी भाषा भाषा के रूप में बदलनी शुरू हो। कैसे? तो आप सबको पता है कि 1901 के बाद हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। तो दैट्स वाई कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स का आउटकम हुआ कि हिंदी और उर्दू ये भी अलग अलग डेवलप करना शुरू करती हैं। हिंदुस्तानी भाषा मिडिल में है, इधर हिंदी है, इधर उर्दू है। कुछ शब्द हिंदुस्तानी में हिंदी के भी हैं, कुछ शब्द उर्दू के भी हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में जब डिफरेंसेस होती हैं तो हिंदी वाली जो भाषा है या हिंदुस्तानी जो भाषा है उसमें से उर्दू शब्द हटाए गए और हिंदी अलग डेवलप हो रही थी। उर्दू जो भाषा थी उसमें हिंदी वाले शब्द हटाए गए, संस्कृत वाले शब्द हटाए गए और उर्दू अलग डेवलप हो रही थी। यानी ये कम्युनल कन्फ्लिक्ट का ही नतीजा था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज चेंज होने लगी। Sanskritization of Hindi was being done by cleaning words of Persian and Arabic, and Urdu was more Persianized. भाषा में क्या अंतर हुआ? ये कम्युनल कन्फ्लिक्ट का नतीजा है कि हिंदी का संस्कृताइजेशन शुरू हो गया। हिंदी में वो सारे शब्द आने लगे जो हिंदी या संस्कृत के थे और उन सभी शब्दों को हटाया गया जो उर्दू के थे या अरेबिक ओरिजिन के थे या फारसी भाषा से लिए गए थे। दूसरी तरफ उर्दू भाषा का अरबीकरण और फारसीकरण यानी अरेबिक वर्ड्स उसमें ज्यादा इंक्लूड किए जाने लगे, पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड्स ज्यादा इंक्लूड किए जाने लगे। एंड देन लैंग्वेज बिकेम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज। भाषा एक माध्यम बन गया धार्मिक पहचान की। यदि कोई व्यक्ति उर्दू में बात कर रहा है तो वह मुसलमान होगा, यदि कोई व्यक्ति हिंदी में बात कर रहा है, संस्कृत में बात कर रहा है तो वो हिंदू होगा। यानी रिलीजियस आइडेंटिटी लैंग्वेज के आधार पे तय होनी शुरू हो गई। एंड दैट्स वाई आरवी धुलेकर ही मेड एन एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी शुड बी यूज्ड एज लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। चूंकि मुस्लिम लीग ने सेपरेट पाकिस्तान के डिमांड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है और उनकी भाषा उर्दू है, तो चूंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम हिंदी भाषा को संविधान बनाने की भाषा के तौर पे यूज करेंगे। ये कौन कहते हैं? धुलेकर साहब। तो अब बात करेंगे हम लोग 5.1 में, ये बैकग्राउंड था लैंग्वेज के डिबेट को लेकर के। अ प्ली फॉर हिंदी। हिंदी के लिए जिन लोगों ने आवाज उठाई वो क्या आवाज उठाई जरा देखिए। 12 सितंबर 1947 में, फिर से डेट पे ध्यान दीजिए, 12 सितंबर 1947। हमारी आजादी अगस्त में मिल चुकी है। 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद हिंदी के लिए ये आवाज उठाई जा रही है। डिबेट ऑन द इशू ऑफ लैंग्वेज स्टार्टेड ऑन 12 सितंबर 1947. Language committee had decided but not yet formally declared that Hindi in the Devanagari script would be the official language. फिर से ध्यान दीजिए, लैंग्वेज कमेटी जो बनाई गई थी उस कमेटी ने यह तय किया था, इसको औपचारिक रूप से डिक्लेयर नहीं किया, इसको फॉर्मली उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बस ऐसे ही सुझाव दिया कि हिंदी को देवनागरी लिपि में यूज किया जाएगा ऑफिशियल पर्पस के, बट द ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल। यानी हिंदी भाषा को अल्टीमेटली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन अभी जो भाषाएं यूज हो रही हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, धीरे धीरे चल के हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ लैंग्वेज कमिटी ऑफ दैट टाइम। और उन्होंने ये भी कहा, for the first 15 years English would be continued to be used for all official purposes.
चूंकि शुरुआत से अंग्रेजी में ही, इंग्लिश में ही सारे ऑफिशियल वर्क हो रहे हैं, दैट्स वाई आजादी के बाद पहले 15 वर्ष तक इंग्लिश को हम यूज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम किसकी तरफ जाएंगे? हिंदी की तरफ जाएंगे। ईच प्रोविंस वाज टू बी अलाउड टू चूज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस फॉर ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंस। यानी जो स्टेट्स थी, जो प्रोविंसेस थी, जो प्रांत थे, उनको भी कहा गया कि अपार्ट फ्रॉम हिंदी, since English is going to be used for first 15 years after independence, after that you can choose one language apart from Hindi language for official purposes। यानी आप अपनी कोई भाषा हिंदी के अलावे यूज कर सकते हैं। एंड इट रेफर्ड हिंदी एज ऑफिशियल rather than the नेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज कमिटी ने ये रिकमेंड किया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाए, ना कि उसको राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज कही जाए। और आर.वी. धुलेकर, इनके बारे में आपने अभी जस्ट देखा कि उन्होंने आवाज रखी थी कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए, हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का लैंग्वेज बनाया जाए। तो धुलेकर वांटेड हिंदी टू बी डिक्लेयर्ड नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट अ नेशनल लैंग्वेज। हिंदी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी, केवल एक ऑफिसेज में यूज होने वाली औपचारिक भाषा के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा धुलेकर साहब ने क्लेम किया। तो हिंदी का डिमांड जैसे ही बढ़ा तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी रीजन्स, बहुत सारी ऐसे स्टेट्स अभी भी हैं भारत में जो कि नॉन हिंदी रीजन्स हैं, जहां हिंदी नहीं बोली जाती। उन लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया, द फियर ऑफ डोमिनेशन। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि नॉन हिंदी स्टेट्स के साथ क्या हुआ। दे वेर वरीड। श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास, ही इन्फॉर्म द हाउस दैट द अपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। साउदर्न स्टेट्स में हिंदी भाषा को यूज नहीं किया जाता, या तो वो इंग्लिश बोलते हैं या वो अपनी क्षेत्रीय भाषा तमिल, मलयालम, ये सारी भाषाएं बोलते हैं। तो दुर्गाबाई ने कहा, हाउस से ये बताया, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सब से ये बताया कि साउथ में हिंदी के अगेंस्ट में लोग खड़े, वो नहीं चाहते कि हिंदी को ही केवल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। He explained that it would create anxieties and fears among different language groups। वैसे लोग जो नॉन हिंदी रीजन से आते हैं, उनके बीच में एंजाइटी हो जाएगी, उनमें फियर्स, उनमें भय पैदा हो जाएगा, वो चिंतित हो जाएंगे। एंड मेनी मेंबर्स अपील्ड फॉर अ स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन। मेनी मेंबर्स अपील्ड दैट एकोमोडेशन शुड बी डन। समायोजन होना चाहिए। आप किसी एक लैंग्वेज को लेकर के नहीं खड़े रह सकते। आप या तो हिंदी रखिए या कुछ और, उनको चुनने का मौका दीजिए कि वो कौन सी भाषा चुनते हैं। समायोजन जरूरी। एंड दैट्स वाई टी.ए. रामालिंगम चेट्टियार फ्रॉम मद्रास सेड दैट द कॉज ऑफ हिंदी वुड नॉट बी हेल्प्ड इफ इट वाज पुश्ड टू एग्रेसिवली। यानी हिंदी का कभी कोई भला नहीं होगा यदि इसको इतनी आक्रामकता के साथ आप इसको फोर्सफुली पूरे कंट्री के ऊपर जबरदस्ती थोपेंगे। यदि आप हिंदी का भला चाहते हैं तो हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, उनको भी आप थोड़ा सा रिगार्ड दीजिए। और अभी के समय में आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज को लेकर के हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है। अभी भी इंक्लूडिंग इंग्लिश 22 लैंग्वेजेस संविधान रिकॉग्नाइज करता है। ये सारी भाषाओं में ऑफिशियल वर्क्स भी हो सकते हैं और इन भाषाओं में डिबेट, डिस्कशन जो लेजिस्लेचर्स में होता है वो भी हो सकता है। यानी फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाई गई लैंग्वेज को लेकर के, हिंदी को देश के ऊपर थोपा नहीं गया। अब लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन। कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। और कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, तो फीचर्स दिया हुआ है। Constitution of India emerged through a process of intense debate and discussions। काफी ज्यादा गहन डिबेट हुए,
विवाद हुए, वाद विवाद हुए, डेलिब्रेशंस हुई, डिस्कशंस हुए, चर्चाएं हुई, और तब जाके हमारा संविधान इमर्ज हुआ। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति के मन में बात आई और उसको संविधान में लिख नहीं दिया। जो भी बातें पब्लिक के द्वारा रेज की गई, जो भी बातें लोगों को लगा कि ये सारे अधिकार लोगों को दिए जाने चाहिए, उन सभी मुद्दों को काफी ज्यादा बारीकी से डिबेट करके, वाद विवाद करके एक सहमति पे लाया गया और तब जाके उसको संविधान में लिखा गया। So that's why Constitution of India emerged through a process of intense debate and discussion. Many provisions were arrived at through a process of give and take by forging a middle ground between two opposed positions. बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव थे, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिनके ऊपर कैसे पहुंचा गया। दो डिफरेंट व्यूज थे। एक तरफ था कि भाई हमको ये चाहिए, दूसरी तरफ था कि वो नहीं चाहिए। तो उन दोनों अपोजिंग व्यूज को एक करने के लिए दोनों की कुछ चीजें एक्सेप्ट की गई, कुछ चीजें रिजेक्ट की गई, और जो मिडिल ग्राउंड तैयार हुआ जिसपे सारे लोग सहमत थे, उन्हीं प्रोविजंस को संविधान में ऐड किया। वन सेंट्रल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज that there was substantial agreement on each and every topic। यानी जितने भी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कोई भी एक ऐसा प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर सहमति नहीं बनाई गई। सारे प्रोविजंस को जब तक सारे लोग सहमत नहीं होते तब तक उसको संविधान में नहीं जोड़ा गया। एक एक व्यक्ति से विचार लिया गया और हर एक व्यक्ति जब सहमत हो गया कि नहीं, इस प्रोविजन को संविधान में ऐड करना चाहिए, तब तक उस डिसीजन पे पहुंचा नहीं गया, उसको संविधान में ऐड नहीं किया गया। सो दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट देयर वाज सब्सटैंशियल अग्रीमेंट ऑन ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इट्स एम्फेसिस ऑन सेकुलरिज्म। आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने भी कहा था वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेकुलर स्टेट, और इंडिया शुरुआत से ही कह रहा था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट सेकुलर स्टेट। सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। तो द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्फेसिस ऑन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म पे जो जोर दिया गया वह काफी ज्यादा सराहनीय था। All religions were guaranteed equal treatment by the state। राज्य सारे धर्मों को, सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट देगी, एक जैसा व्यवहार करेगी, किसी एक धर्म को लेकर के भाग नहीं जाएगी, किसी एक धर्म के प्रोग्रेस के लिए वर्क नहीं करेगी। सारे धर्म सरकार की नजर में एक ही होंगे। एंड द स्टेट ऑल्सो साउट टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस कम्युनिटीज। सरकार अपने आप को सभी रिलीजियस कम्युनिटीज से, सारे धार्मिक समुदायों से और सारे धार्मिक मुद्दों से अपने आप को अलग रखती है। तो ये था आपका संविधान का फीचर्स। ये चैप्टर भी खत्म हो गया।